हिमालय, जहां बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियां आकाश को छूती हैं और जहां प्रकृति अपनी अनूठी घटा बिखेरती है, वहां कई रहस्यमयी कहानियां भी दबी पड़ी हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीचों बीच स्थित था एक छोटा सा गांव कुलधारा। यह गांव ऊंचाई पर बसा हुआ था जहां साल भर ठंड का राज रहता था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक अजीब डर उनकी रगों में समाया हुआ था। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में होता, तब पहाड़ों से किसी स्त्री की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती थी। यह कभी किसी के रोने की होती, कभी किसी के गाने की, तो कभी किसी के नाम पुकारने की। यह आवाज कई वर्षों से सुनी जा रही थी, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आता था कि यह आवाज कहाँ से आती है और इसका कारण क्या है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह आवाज एक महिला की आत्मा की थी, जो वर्षों पहले एक भयानक बर्फीले तूफान में खो गई थी। एक दिन एक युवा लेखक आदित्य इस गांव में आया। उसे रहस्यमय घटनाओं और कहानियों में गहरी रुचि थी। जब उसने गांव वालों से इस गूंज के बारे में सुना, तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा। आदित्य ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उनसे यह जानने की कोशिश की कि आखिर यह घटना कब शुरू हुई थी। बुजुर्गों ने उसे बताया कि करीब 50 साल पहले एक महिला, जिसका नाम रूपा था, अपने पति के साथ इन पहाड़ों में घूमने आई थी। लेकिन अचानक आए एक बर्फीले तूफान में वह खो गई और फिर कभी नहीं मिली। कई दिनों तक हमने उसे ढूंढने की कोशिश की, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल ने बताया, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। बस तभी से यह आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी यहाँ भटक रही है। रात के समय आदित्य ने तय किया कि वह अकेले ही उस पहाड़ी की ओर जाएगा जहां से आवाज सुनाई देती थी। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया और चुपचाप पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी पर चढ़ते ही ठंडी हवा के झोंकों ने उसे घेर लिया। हवा इतनी तेज थी कि कभी कभी ऐसा लगता जैसे वह उसे पीछे धकेल रही हो। अचानक आदित्य ने एक धीमी आवाज सुनी, एक औरत के गाने की। कौन है वहां? आदित्य ने धीरे से कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। यह किसी पुराने लोकगीत की तरह लग रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च घुमाई, तो उसने देखा कि बर्फ में पैरों के निशान बने हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये निशान एकदम नए लग रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां चलकर कदम रखे हों। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने अपने डर को काबू में रखा और उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगा। यह निशान उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी की ओर ले गए, जो अब तक गांव वालों को कभी नहीं दिखी थी। झोपड़ी में घुसते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। झोपड़ी के अंदर चारों ओर पुरानी मोमबत्तियां जली हुई थीं और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। ये चित्र सदियों पुराने लग रहे थे। झोपड़ी के एक कोने में एक लकड़ी की अलमारी रखी थी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके अंदर एक पुराना लॉकेट पड़ा था। आदित्य ने लॉकेट उठाया और जब उसने उसे खोला तो अंदर एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी। यही वह क्षण था जब उसके कानों में फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह बहुत तेज और स्पष्ट थी। आदित्य, मेरी मदद करो। आदित्य डर से कांप उठा। यह कैसे हो सकता है? उसने कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना था, फिर भी वह महिला उसे नाम से कैसे बुला रही थी। अगली सुबह वह गांव लौट आया और उसने बुजुर्गों को वह लॉकेट दिखाया।
रामलाल ने जब उसे देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। यह तो रूपा का लॉकेट है। क्या? आदित्य ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। उसके पति ने बताया था कि यह लॉकेट उसके पास था, लेकिन जब वह खो गई तो वह भी कहीं गायब हो गया। अब रहस्य और भी गहरा हो गया था। आखिर यह लॉकेट झोपड़ी में कैसे पहुंचा और वह झोपड़ी अब तक गांव वालों से क्यों छिपी रही? आदित्य ने तय किया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करेगा। वह फिर से पहाड़ों की ओर गया और झोपड़ी की जांच करने लगा। झोपड़ी के पीछे उसे एक पुराना पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर अजीब निशान थे। यह किसी गुफा का प्रवेश द्वार लग रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अंधेरी गुफा उसके सामने थी। वह टॉर्च जलाकर अंदर गया। गुफा के अंदर जाते ही उसे एक हड्डियों का ढांचा पड़ा मिला और उसके पास वही लॉकेट था। तभी एक अचानक झोंके के साथ आवाज रुक गई। वातावरण शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। आदित्य समझ गया कि रूपा की आत्मा अपने शरीर की खोज में भटक रही थी। जब उसने उसके अवशेषों को पाया तो उसकी आत्मा को शांति मिल गई। अगले दिन जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने गुफा के पास एक छोटी समाधि बना दी। उसके बाद से गांव में फिर कभी हिमालय से आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आदित्य गांव छोड़कर वापस लौटने ही वाला था, उसने अपने बैग की जेब में वही लॉकेट पाया। लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी थी। अब उसमें रूपा की जगह आदित्य की अपनी तस्वीर थी। और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।